ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की अमेरिका इजराइल ने जॉइंट अटैक में हत्या कर दी। खामनेई शिया मुसलमानों के इमाम थे। ये भी एक वजह रही कि उनकी हत्या के बाद भारत में भी शिया मुसलमानों ने शोक प्रदर्शन किया। खामनेई ने ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद संभाली थी। खामनेई को लेकर इस तरह का जुड़ाव भारत में बीते कुछ दिनों में दिखा है। कुछ वैसा ही लगाव खुमैनी का भी था, क्योंकि खुमैनी की जड़ें ईरान में नहीं बल्कि भारत में थी। अलिफ लैला के 18 जून 2025 के एपिसोड में हमने विस्तार से खुमैनी के उत्तर प्रदेश कनेक्शन की कहानी सुनाई थी, क्योंकि उनके नाम के आगे हिंदी लगता था। उनका परिवार कैसे यूपी से निकलकर ईरान पहुंचा था, सुनिए पूरी कहानी निखिल की जुबानी। आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, एक नाम जिसके जिक्र से 20वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक की तस्वीर जहन में उभर जाती है। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता, एक ऐसी शख्सियत जिसने ईरान का नक्शा ही नहीं बदला बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान ईरान से इस कदर जुड़ी है कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इसी ईरानी क्रांति के जनक की जड़ें हिंदुस्तान में थी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे आयतुल्ला खुमैनी के अनसुने भारतीय कनेक्शन की कहानी। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के हिंदुस्तान से। मुगल सल्तनत की चमक फीकी पड़ रही थी और अवध एक खुदमुख्तार रियासत के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था। इसी दौर में ईरान के निशापुर शहर से एक शिया परिवार ने हिंदुस्तान का रुख किया और ये खुमैनी के पूर्वज थे। वो आकर बसे अवध के दिल में, यानी कि लखनऊ से कुछ ही दूर पर एक जो छोटा सा कस्बा था किंतूर में। सईद नकवी अपनी किताब बीइंग दी अदर में लिखते हैं कि ये एक ऐसा हिंदुस्तान था जहाँ पे हिंदू और मुसलमान के बीच की लकीरें तब बहुत धुंधली हुआ करती थी। किंतूर में तो ऐसा ही था भी। अवध के नवाब शिया थे। उनके दरबार में कला, संगीत और शायरी की सरपरस्ती होती थी। कथक नाच पनप रहा था वहाँ, ठुमरी और दादरा जैसी गायकी जवान हो रही थी। इसी माहौल में, इसी भारतीय मिट्टी में आयतुल्ला खुमैनी के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म हुआ। उनकी परवरिश उस हिंदुस्तान में हुई जहां धर्म ही पहचान का सबसे बड़ा जरिया नहीं था, बल्कि तहजीब और अदब इंसान का कद तय करते थे। सैयद अहमद के नाम के साथ इसीलिए हिंदी का लक़ब जुड़ा। ये हिंदी सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनकी पहचान थी, इस बात का सबूत कि उनका वतन हिंदुस्तान है। अब वो सैयद अहमद मुसावी हिंदी के नाम से ही जाने गए। उनका परिवार अवध के अशरफ यानी कुलीन वर्ग का हिस्सा था। फॉरवर्ड क्लास समझ सकते हैं आप। बाकर मोइन अपनी किताब खुमैनी लाइफ ऑफ द आयतुल्ला में बताते हैं कि उनका परिवार मुसावी सैयद था, यानी वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज माने जाते थे। सैयद अहमद एक पढ़े लिखे नौजवान थे। उनका सपना था कि वो इराक में मौजूद शिया इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक नजफ और फिर करबला की ज़ियारत भी करें। ये हर शिया मुसलमान के जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक होता ही है। उस समय ये यात्रा महीनों में, कभी कभी सालों में भी पूरी होती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन के वैसे साधन तो थे नहीं। लेकिन सैयद अहमद ने ये मुश्किल सफ़र तय करने का फैसला किया। रिसोर्सफुल लोग ही कर पाते थे बाय द वे। 1830 के दशक में वो अपने घर किंतूर से निकले। अवध की हरी भरी ज़मीन को पीछे छोड़ इराक के तपते रेगिस्तान को पार कर आखिरकार वो नजफ पहुँचे। यहीं पर इस्लाम के चौथे खलीफा और पहले शिया इमाम हज़रत अली की दरगाह थी, जिसका सुनहरा गुंबद रेगिस्तान की धूप में दूर से ही चमकता था। सैयद अहमद का इरादा साफ था, ज़ियारत पूरी होते ही वो हिंदुस्तान लौट जाएंगे। लेकिन नजफ में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जिसे उनकी तकदीर का रुख मोड़ना था। उस शख्स का नाम था यूसुफ खान कमरही। यूसुफ खान ईरान के एक अमीर और सम्मानित ज़मींदार थे। वो भी नजफ ज़ियारत के लिए ही आए हुए थे। दोनों के बीच जल्दी गहरी दोस्ती हो गई और जब ज़ियारत पूरी होने को हुई तो यूसुफ खान ने सैयद अहमद से कहा कि आप हिंदुस्तान वापस क्यों जा रहे हैं, मेरे साथ ईरान चलिए, वो भी तो आपके बुज़ुर्गों का वतन है। अब सैयद अहमद ने यूसुफ खान की ये बात मान ली, अपने दोस्त के साथ ईरान के लिए चले गए और ये बात है लगभग 1834 के आसपास की।
महीनों की यात्रा के बाद दोनों ईरान में यूसुफ के घर पहुंचे और यहीं पास में एक बड़ा सा गांव था जिसका नाम था खुमैन। ये सेंट्रल ईरान का एक सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क इलाका था, यानी रेगिस्तान न सही लेकिन पानी उतना भी नहीं था, पानी की कमी थी। विरल वन जहाँ होते हैं, दूर दूर तक फैले पठार थे और पास की जागरोस पहाड़ियों से पिघलकर आती जो बर्फ थी उसी पानी से खेतों की सिंचाई हो पाती थी। ये शहर एक बड़े व्यापार मार्ग पर पड़ता था, बड़े ट्रेड रूट पर, जो दक्षिण में फारस की खाड़ी के बंदरगाहों को उत्तर में फारस की राजधानी तेहरान से जोड़ता था और इसलिए यहाँ हमेशा चहल पहल रहती। लेकिन ये खतरनाक इलाका भी था। करीब ही लुर कबीले के लड़ाके रहते थे जो लूटपाट के लिए बड़े बदनाम थे और इसलिए खुमैन जैसे कस्बों में जिनके पास पैसा होता था वो किले जैसे मजबूत घरों में रहते थे। यूसुफ खान की मदद से सैयद अहमद ने खुमैन में ही बसने का फैसला किया। तकरीबन 5 साल बाद 1839 में उन्होंने खुमैन में एक बड़ा घर और बाग खरीदा और ये घर करीब 4000 स्क्वायर मीटर में फैला था और इसकी कीमत थी 100 तोमान, तब की मुद्रा वहाँ की। बाकर मोइन के मुताबिक उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और यही घर आगे चलकर खुमैनी परिवार का गढ़ भी हुआ। ईरान में अपनी जगह पक्की करने के लिए सैयद अहमद ने स्थानीय परिवारों में रिश्तेदारी की। उन्होंने पहले 2 शादियां की और 1841 में उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ खान की बहन सकीना से तीसरी शादी की और इन शादियों से वो पूरी तरह से स्थानीय समाज का हिस्सा बनते गए। अब खुमैन के सबसे अमीर और सम्मानित लोगों में से एक बन गए, लेकिन उनकी पहचान अब भी हिंदी की ही थी। लोग उन्हें सैयद अहमद हिंदी के नाम से ही जानते थे। उनकी तीसरी पत्नी सकीना से उन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। इस बेटे का नाम रखा गया मुस्तफ़ा। यही मुस्तफ़ा आयतुल्लाह खुमैनी के पिता थे। 1869 में सैयद अहमद हिंदी का इंतकाल हुआ। उनकी वसीयत के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को इराक के पवित्र शहर करबला ले जाकर दफनाया गया। सैयद अहमद मुसावी हिंदी के ईरान जाने के बाद भी उनकी हिंदुस्तानी पहचान उनके साथ बनी रही, पर उनके बेटे सैयद मुस्तफ़ा मुसावी की कहानी बिल्कुल अलग थी। वो ईरान की धरती पर पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उनकी रगों में हिंदुस्तानी खून था तो सही, लेकिन उनकी पहचान पूरी तरह से ईरानी थी। अपने पिता सैयद अहमद की तरह ही मुस्तफ़ा ने भी बचपन से ही धार्मिक पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी दिखाई। मुस्तफ़ा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ईरान के मशहूर शहर इस्फ़हान के मदरसे में की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने भी इराक का ही रुख किया, ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले उनके पिता ने किया था। लेकिन फ़र्क ये था कि उनके पिता हिंदुस्तान से इराक गए थे, वो ईरान से इराक जा रहे थे। उन्होंने इराक के उन्हीं 2 सबसे बड़े शिया केंद्रों नजफ़ और समारा में तालीम हासिल भी की। ये हम बात कर रहे हैं 1890 के दशक के इराक की। और ये सिर्फ धार्मिक पढ़ाई ही नहीं बल्कि सियासी सरगर्मियों का भी केंद्र था तब। बाकर मोइन अपने किताब में लिखते हैं कि जब मुस्तफ़ा नजफ़ पहुँचे उसके कुछ ही महीने पहले एक बड़ी घटना हुई थी। ईरान के काजार वंश के बादशाह नासिर अल-दीन शाह ने देश के पूरे तंबाकू ट्रेड का ठेका एक ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, कंसेशंस कहते थे। इस फैसले से पूरे ईरान में गुस्से की लहर दौड़ गई। जमींदारों से लेकर छोटे व्यापारियों और आम लोगों तक सब नाराज हो गए। तंबाकू कौन नहीं खाता था। तब नजफ़ में बैठे सबसे बड़े शिया धर्मगुरु मिर्ज़ा हसन शिराजी ने एक फतवा दिया जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए तंबाकू को ही हराम करार दे दिया। इस एक फतवे का असर हुआ ये कि शाही हरम तक में हुक्के बंद हो गए और आखिरकार बादशाह को झुकना पड़ा और ब्रिटिश कंपनी को जो ठेका दिया गया था, जो कंसेशन दिया गया था, रद्द करना पड़ा। इस माहौल ने मुस्तफ़ा जैसे नौजवानों पर गहरा असर डाला। उन्होंने देखा कि कैसे एक धर्मगुरु की आवाज़ एक ताकतवर सल्तनत को भी झुका सकती। शाह को भी सुनना पड़ा। 1894 में करीब 39 साल की उम्र में मुस्तफ़ा अपनी पढ़ाई पूरी कर ईरान वापस लौटे और अब वो एक आम मौलवी नहीं, एक मुज्तहिद थे, यानी एक ऐसा वरिष्ठ धर्मगुरु जिसे इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या करने का भी हक हासिल था। वो टेक्स्ट पढ़ के आपको बता सकते हैं कि टेक्स्ट का उनके हिसाब से मतलब क्या बनता है। खुमैनी लौटकर वो एक ज़मींदार और सामुदायिक नेता की ज़िंदगी जीने लगे। बाकर मोइन के मुताबिक उस दौर में सेंट्रल ईरान का इलाका लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बेहद पिछड़ा था। हमने बताया था पास में कबीले थे जो लूटते थे। सरकार की पकड़ कमज़ोर थी और स्थानीय खान और ज़मींदार आम लोगों पर जुल्म ढाते थे। खान मतलब एक पदवी भी थी। ऐसे में सैयद मुस्तफ़ा लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे। ताकतवर थे, उनके पास अपने हथियारबंद लोग थे
और वो इन दबंग खानों के खिलाफ खड़े भी होते थे, नॉलेजेबल भी थे कि ऐसा ही नहीं सिर्फ मसल पावर है, गरीब किसानों और आम लोगों के हक के लिए लड़ते थे और इसी वजह से वो लोगों के बीच लोकप्रिय हुए। लेकिन यही बात उनके कुछ ताकतवर दुश्मनों को खटकी भी। साल आ गया 1903 का, मार्च का महीना था। आयतुल्लाह खुमैनी जो बाद में हुए अभी बालक थे, सिर्फ 5 महीने के। उनके पिता सैयद मुस्तफ़ा ने इलाके का गवर्नर से मिलने का फैसला किया जो अराक में बैठता था। गवर्नर से उन जालिम खानों की शिकायत करना चाहते थे जो लोगों का जीना मुहाल किए हुए थे। मुर्तज़ा की यादों के हवाले से बाकर मोइन लिखते हैं कि जब उन खानों को ये पता चला, वो मुस्तफ़ा के पास आए और कहा कि वो भी साथ में अराक चलेंगे। मुस्तफ़ा ने मना किया। मुस्तफ़ा के परिवार की एक महिला ने उन्हें आगाह भी किया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बात टाली। वो अपने 10-15 घुड़सवारों और गार्ड्स के साथ अराक के लिए निकल पड़े। सफ़र के दूसरे दिन जब वो अपने काफिले से थोड़ा आगे चल रहे थे, उनके साथ सिर्फ 2 ही गार्ड्स थे। रास्ते में 2 लोग नजर आए और उन्होंने मुस्तफ़ा को रोका और मिठाई पेश की तो उन्हें लगा कि फ्रेंडलीज हैं। अचानक एक गार्ड से राइफल छीन ली और मुस्तफ़ा के सीने पर गोलियां दाग दी। गोली मुस्तफ़ा की जेब में रखी कुरान को चीरती हुई दिल में जा लगी और घोड़े से गिर गए और वहीं देहांत हो गया। तब उम्र थी 47 साल। सैयद मुस्तफ़ा की हत्या की खबर आग की तरह फैली। अराक, इस्फहान और तेहरान तक में मातम हुआ। खुमैन में लोगों ने गुस्से में आकर हत्यारों के घर जला दिए। परिवार ने इस्लामिक कानून के तहत किसास की मांग की, यानी बदला। हत्यारे 6 महीने तक सरकार की पकड़ से बाहर रहे और जब आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद पकड़ा गया तो तेहरान की पॉलिटिक्स आड़े आ गई। एक हत्यारा मिर्ज़ा कुली, वो जेल में ही मर गया, लेकिन दूसरे जाफ़र कुली खान को बादशाह के एक ताकतवर मंत्री की हिमायत हासिल थी। यानी कोर्ट में एक मिनिस्टर था जो बचाना चाहता था। मंत्री ने बचाने की हर मुमकिन कोशिश की भी। अब परिवार के सामने तेहरान जाकर सीधे प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अप्रैल 1905 में सैयद मुस्तफ़ा की बीवी, उनकी बहन और उनके 2 छोटे बेटे 10 साल का मुर्तज़ा और 7 साल का नूरुद्दीन तेहरान के लिए निकलते हैं। खुमैनी जो तब सिर्फ 2.5 साल के थे, अपनी दूसरी माता और नौकरों के साथ घर पर ही रहे कि बच्चा बहुत छोटा है, इतनी लंबा ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तेहरान में 10 साल के मुर्तज़ा को सिखाया गया था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर के सामने कैसे पेश आना है। जब उनकी मुलाकात उस वक्त के बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री ऐन अल दौलेह के साथ हुई तो मुर्तज़ा ने प्रधानमंत्री के लिबास का दामन पकड़ लिया और कहा कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो हत्यारे हमें सौंप दीजिए, हम खुद बदला लेंगे। परिवार का ये दबाव और तेहरान के बड़े धर्मगुरुओं का साथ आखिरकार रंग लाया। वेल विशर्स बहुत थे उनके फैमिली के वहाँ। महीनों की जद्दोजहद के बाद 9 मई 1905 को जाफ़र कुली को तेहरान के बहारिस्तान चौक पर फांसी दी गई। जैसा पहले बताया, जब 1903 में पिता सैयद मुस्तफ़ा की हत्या हुई तब रूहुल्लाह खुमैनी सिर्फ 5 महीने के थे। परवरिश माँ हाजी खानम और उनकी बुआ साहिबा ने की। खुमैनी ने जिस माहौल में आंखें खोली थी वो संघर्ष, अस्थिरता और हिंसा से भरा हुआ वक्त था। बाकर मोइन की किताब के मुताबिक उनका बचपन लगातार कबीलाई हमलों के साए में गुजरा। उनके कानों में हमेशा अपने पिता की कहानियां गूंजती रही जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और कुर्बान हो गए। इस माहौल का उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ना लाजमी था। उनमें शुरू से एक तरह की सख्ती और समझौता न करने की आदत पैदा हो गई। जब वो बड़े हुए और एक धर्मगुरु के रूप में उभरे तो उनकी विचारधारा में भी यही सख्ती नजर आई। लेकिन इस पूरी कहानी में भारत कहाँ था? वो हिंदुस्तान कहाँ था जहाँ उनके दादा पैदा हुए? उन यादों का क्या हुआ? सच ये है कि वक्त के साथ ये कनेक्शन धुंधला पड़ा। खुमैनी के दादा गर्व से अपने नाम के साथ हिंदी लगाते थे, लेकिन जब 1925 में ईरान में पश्चिमी शैली के सरनेम अपनाने का चलन शुरू हुआ तो खुमैनी के बड़े भाई ने परिवार के लिए एक नया सरनेम चुना, मुस्तफ़वी, यानी मुस्तफ़ा के वंशज। खुमैनी के पहचान पत्र पर भी यही नाम दर्ज हुआ। इस तरह कागज़ों पर से हिंदी शब्द हमेशा के लिए हट गया। क्या खुमैनी ने अपनी भारतीय जड़ों के बारे में कभी कुछ कहा? क्या वो जानते थे? जानते तो यकीनन होंगे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से इसका जिक्र किया? जो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी अपनी लिखी किताबें और जो भाषण हैं, इस पर पूरी तरह से खामोश है कि उन्होंने हिंदुस्तान को लेकर कभी कुछ कहा हो। ऐसा लगता है कि उनके लिए उनकी मजहबी और सियासी पहचान किसी भी दूसरी पहचान से बहुत बड़ी थी। खुमैनी परिवार की ये कहानी ईरान से शुरू होकर हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब में जवान हुई और फिर वापस ईरान की ज़मीन पर जाकर एक ऐसे मुकाम पर ख़त्म हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
ये भारतीय अध्याय, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है, इस असाधारण कहानी का एक बेहद ज़रूरी और दिलचस्प हिस्सा है। ये दिलचस्प कहानी आपके लिए खोज कर लाए थे हमारे साथी कमल, और इरशाद ने इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था। आप खबरगांव को देखते रहिए।